नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। आज जो हमारी सेल्फ क्लास होगी मलेरिया पर। मलेरिया एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही समय से हमारे समाज में फैली हुई है एवं इसका सही समय पर सही उपचार ना होने पर इंसान की जान भी जा सकती है। तो क्या है मलेरिया, कैसे होता है, हमारे शरीर में ये कैसे नुकसान पहुंचाता है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे हम पहचाने कि ये बीमारी मलेरिया हो चुकी है इंसान को, और क्या इसमें उपचार देना चाहिए, ये सारी बातें हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं उससे पहले आप प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपके कोई सवाल, डाउट, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। मलेरिया किससे काटने से होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। ये यूजुअली नाइट में ही काटता है, दिन में नहीं काटती है ये फीमेल। अब ये तो एक रिजर्वायर है मच्छर। होता किससे है? ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, इससे होता है। प्लाज्मोडियम की 4-5 स्पीसीज है। जो मेन स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, मलेरिया और ओवल, जो कि ह्यूमन में कराती है। इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज हैं, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कोई मलेरिया नहीं कराती हैं। अब थोड़ा बहुत अपन उसकी लाइफ साइकिल की है। इसकी जो प्लाज्मोडियम है पैरासाइट, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, इसमें 2 होते हैं फेज। एक तो मॉस्किटो में होती है, एक ह्यूमन में होती है। ह्यूमन में अपन को जरूरत है, मॉस्किटो वाली लाइफ साइकिल से कोई मतलब नहीं है अपन को। तो ह्यूमन में जैसे ये स्किन में काटा है तो उसकी जो लार में प्लाज्मोडियम है, लार में जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी बॉडी से सीधे पहुंच जाएगा लेवर में। लेवर में सबका पूरा जो लार्वा है, ये लार्वा जाके पूरा जो आगे साइजोन बनता है, ये साइजोन जो है आगे यहाँ से लिवर की सेल को रप्चर कर देता है। लिवर की सेल को रप्चर करके बाद ये आरबीसी में पहुंच जाता है। ये आरबीसी है। फिर आरबीसी में भी इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, मीरोजॉइड, गैमेटोसाइट, बहुत सारी स्टेजेस में कन्वर्ट होता है। आखिरी में जो है, आखिरी में ये गैमेटोसाइट्स, मल्टीपल गैमेटोसाइट्स आरबीसी में आ जाते हैं और ये आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। आरबीसी को रप्चर करते हैं, उसमें से जो मल्टीपल गैमेटोसाइट्स निकलते हैं, ये गैमेटोसाइट्स अगर कोई फिर से अगर मच्छर काटेगा अपने, तो ये गैमेटोसाइट वापस मच्छर से पहुंच के ये रिसाइकिल होते जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल स्टेज है। इस स्टेज को लगभग पूरा होने में 8 से 13 दिन का टाइम लगता है। तो पेशेंट को अगर एक बार मच्छर ने काटा है तो काटने से उसको फीवर होने तक लगभग 7 से 8 दिन का टाइम लगता है। इसके जो फीवर आता है, फीवर 2 स्टेज में आता है। जब ये लिवर सेल रप्चर होती है तब फीवर आता है, और जब ये आरबीसी रप्चर होती है तब फीवर आता है। और जब ये रप्चर होती है तब बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर आता है, क्योंकि रप्चर होने से क्या होगा, मल्टीपल साइटोकाइनेस रिलीज होंगे। साइटोकाइनेस रिलीज होंगे तो फिर वही वो जो सीआरपी बढ़ने वाला कैस्केड चालू हो जाएगा, तो बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है उस स्टेज में। इसलिए इसमें मलेरिया में बोलते हैं फीवर विद चिल्स आता है इसमें। इनके सेल्स जो रप्चर होती है तो बहुत सीवियर साइटोकाइनेस रिलीज होते हैं और तेज फीवर आएगा। अब जो है ये आरबीसी है, ये आरबीसी जो रप्चर होती है, मतलब ये आरबीसी की जो वॉल है, इसमें ये वॉल में डैमेज कर देता है, स्वेल कर देता है, स्वेलिंग हो जाती है आरबीसी। इसलिए ये आरबीसी एक दूसरे से चिपकने लगती है। जैसे अपन ने ईएसआर में पढ़ा था ना, ईएसआर कब रहता है, राउलेक्स बनने लगते हैं, आरबीसी एक दूसरे से चिपकने लगती है। तो ये मलेरिया में वैसे ही राउलेक्स बनने लगता है। आरबीसी हर कहीं चिपकने लगती है। चिपकने लगेगी तो क्या होगा, जो थिन कैपिलरीज है वहां पे नहीं निकल पाएगी। थिन कैपिलरी से नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा, स्प्लीन में वहां पे जमा हो जाएगी। स्प्लीन में बहुत सारी आरबीसी टूटेगी, जॉइंट्स स्प्लीनोमेगेली बना देगी। लिवर में तो ऐसे ही सब कुछ हो रहा है तो हेपेटोमेगेली हो जाएगी। जॉइंट्स में पेन होने लगेगा क्योंकि जॉइंट्स की ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगी। आरबीसी रप्चर होगी तो क्या होगा, बिलिरुबिन बढ़ने लगेगा। ये किडनी में जाके किडनी में भी कैपिलरीज में डैमेज कर देगी, एआरएफ हो जाए, किडनी डैमेज होने लगेगी। तो ये आगे की स्टेज होती है। ये मतलब अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो ये कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। इसका ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा अपन को। इसके सेल्फ लिमिटिंग इलनेस ये रहती है जो वाइवेक्स, मलेरिया और ओवल, इसमें ये अपनी पूरी स्टेज क्लियर करके एक बार सेल्फ लिमिटिंग भी है। अगर फैल्सीपेरम है, फैल्सीपेरम सीवियर स्टेज में, इससे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है। सेल्फ लिमिटिंग इलनेस बहुत कम रहती है इसमें, कि मतलब अपने आप ही ठीक हो गए।
कॉज पता है, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं। क्लिनिकल फीचर हमने कहा था कि अगर मच्छर काटा है, मच्छर काटने के 7 से 8 दिन के बाद पेशेंट को फीवर आना स्टार्ट होगा। फीवर का जो पैटर्न है वो पैटर्न अलग अलग, जो मलेरिया है अलग अलग रहता है। जो फैल्सीपेरम में है, फैल्सीपेरम में मैलिग्नेंट टर्शियन फीवर भी बोलते हैं इसको, मैलिग्नेंट टर्शियन फीवर। बाकी जो ओवेल, मलेरिया, इनमें क्वार्टरनरी फीवर भी आ जाता है, हर 4-4 दिन में फीवर आता है। इसमें हर 2 से 3 दिन में फीवर आता है। और फीवर हाई ग्रेड विद चिल्स आता है। वो बताया क्यों आता है, आरबीसीज और लिवर सेल एकदम से बहुत रप्चर होते हैं, उसके कारण बहुत ज्यादा साइटोकाइनिन रिलीज होता है, उसके कारण फीवर आता है। फीवर के साथ साथ क्या क्या हो सकता है, बॉडी एक, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, ये सब मतलब जो नॉर्मल अपन वायरल इन्फेक्शन में पढ़ते थे वो सब चीजें हो सकती है। इसको अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे क्लिनिकल फीचर पे। नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, उसको मलेरिया से डिफरेंशिएट करने वाले फीचर क्या रहेंगे। पहला तो पैटर्न ऑफ फीवर है। जो पैटर्न ऑफ फीवर है, जो बाकी इलनेस है उसमें हाई ग्रेड फीवर आ रहा है लेकिन फीवर परसिस्ट करता है। इसमें क्या होता है, फीवर चिल्स के साथ आएगा, हाई ग्रेड फीवर चिल्स के साथ आएगा, और थोड़ी टाइम बाद अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो भी अपने आप ठीक तो हो ही जाएगा वो, ठीक है। सेल्स रप्चर हुई, साइटोकाइनिन रिलीज हुई, साइटोकाइनिन रिलीज होने के बाद धीरे धीरे अपने आप कम हो गई बॉडी की इफेक्ट के। तो हाई ग्रेड फीवर चिल्स टाइगर के साथ आएगा। फीवर का पैटर्न ये रहेगा कि फीवर हो सकता है 1 दिन छोड़ 1 दिन आए, या फिर 2 दिन छोड़ 1 दिन आए, लेकिन फीवर आता हाई ग्रेड ही है, पहला। दूसरा, इसमें जो है ना, जो जॉन्डिस का पैटर्न है, अपन ने देखा था जो वायरल इन्फेक्शन या फिर वो थे डेंगू फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया, उसमें क्या होता है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ते हैं, बिलोबिन नॉर्मल होता है। इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें बिलोबिन पहले बढ़ता है, एसजीओटी एसजीपीटी बाद में बढ़ते हैं। मतलब मलेरियल हेपेटोपैथी भी एक टर्म है, जो मलेरिया के कारण लिवर में डैमेज हो रहा है। तो 2 टाइप का डैमेज होता है, एक तो आरबीसी टूटने के कारण और एक लिवर सेल को ही डैमेज के कारण। तो अगर लिवर सेल को डैमेज करते हैं तो क्या होता है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ते हैं, और आरबीसी टूटती है तो इनडायरेक्ट बिलोबिन बढ़ेगा। तो इसमें इनडायरेक्ट बिलोबिन बढ़ना पहले चालू हो जाता है, उसके बाद लिवर सेल रप्चर होना चालू होती है। यूटीआई में तो आएगा, यूटीआई में ये सब चीजें थोड़ी मिलेगी फिर, जॉन्डिस वॉन्डिस। इसमें ये वो बोलना चाह रहे हैं कि आप जो नॉर्मल सीबीसी कराओगे, सीरम बिलोबिन कराओगे, तो सीरम बिलोबिन में इनडायरेक्ट बिलोबिन बढ़ना चालू हो जाएगा पहले, उसके बाद लिवर सेल रप्चर होना चालू होगी। इसमें यूरिक क्रिएटिनिन बहुत जल्दी बढ़ते हैं, यूरिक क्रिएटिनिन बहुत रैपिडली राइज होता है इसमें जितना उसमें नहीं होता है। जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, डेंगू हो गया, उसमें बहुत लेट स्टेज में है कि बजे 4-5 दिन तक लगातार फीवर आ रहा है, डिहाइड्रेशन के कारण उसको यूरिक क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। ये डिहाइड्रेशन के कारण यूरिक क्रिएटिनिन नहीं बढ़ रहा है, इसमें सेल्फ डैमेज ही हो रहा है आरबीसी के। आरबीसी वहां पे टूट रही है, कैपिलरी में जो सप्लाई है ब्लड की वो किडनी में कम हो गई है, तो इसमें यूरिक क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ने लगता है। और एक टर्म होता है सेरिब्रल मलेरिया, जिसमें पेशेंट को सीजर होते हैं, अनकॉन्शियसनेस होने लगती है, अल्टर सेंसोरियम में चले जाता है। बाकी ये है कि मलेरिया जो इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे पेशेंट आगे आपके पास फीवर हाई ग्रेड चेस्ट राइयर के साथ आया था, अगर 3-4 दिन के बाद आया है तो आपको ज्यादा चांसेस होंगे कि ये सब चीजें उसको बढ़ने लगी होंगी, बिलोबिन भी बढ़ा हुआ आएगा, यूरिक क्रिएटिनिन भी बढ़ा आएगा। अब आते हैं सीबीसी की पिक्चर। सीबीसी की पिक्चर में इसमें क्या रहता है, जो टीएलसी है, टीएलसी या तो नॉर्मल होगी या फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड होगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन जो उनका पैटर्न है, जो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का जो रेशियो है वो बराबर बना रहेगा। टीएलसी कम रहेगी लेकिन न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइटोसिस नहीं मिलेगी इसमें। डेंगू में तो मिलेगी लिम्फोसाइटोसिस। प्लेटलेट इसमें कम मिलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सेल्फ डैमेज भी करते हैं प्लेटलेट्स को, स्प्लीनोमेगेली भी होती है, उसके कारण भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है। आरबीसीस है, आरबीसीस तो हो सकता है नॉर्मली से डेली कम होती आएगी क्योंकि आरबीसी टूट रही है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल अपनी क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको, मलेरिया को दूसरे वायरल फीवर से। इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन की आप अगर सबसे बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड तो ये है कि आप पेरिफेरल स्मेयर करो। पेरिफेरल स्मेयर में आपको दिख गया है मलेरिया पैरासाइट, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन पेरिफेरल स्मेयर को देखने के लिए पैथोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। पैथोलॉजिस्ट अगर देख सकता है तो सबसे पहले पीएस फॉर एमपी जो है बहुत कॉमनली यूज किया जाता टेस्ट था, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट आराम से कर लेते थे। मलेरिया पैरासाइट कोई बहुत बड़ी देखने की कोई बहुत ज्यादा उसमें लिए एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, हर कोई देख लेता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बस हो तो मलेरिया पैरासाइट दिख जाता है।
लेकिन ये है कि पैथोलॉजिस्ट ही देख पाता है, कि अपने यहाँ टेक्नीशियन जो है वो तो इतना अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, अगर पीएस में मलेरिया पैरासाइट दिख गया तो वो कंफर्म ही हो गया है। इसके अलावा आता है मलेरियल एंटीजन टेस्ट। मलेरिया एंटीजन क्या करता है, जो अपनी पैरासाइट की वॉल में एक प्रोटीन होती है, हेप प्रोटीन, उसको डिटेक्ट करता है, उस प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। तो ये भी आजकल सबसे पहले आजकल अपन यही परफॉर्म करते हैं, पॉजिटिव 2 से 3 दिन के बाद आने लगता है। और इसकी जो सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 80 to 90% है। 80 to 90% तक ये डिटेक्ट कर देता है कि मलेरिया है। तो आजकल यही टेस्ट करते हैं इसको। आज पहले एंटीबॉडी टेस्ट भी करते थे मलेरिया एंटीबॉडी के। ये है कि एक बार आपने जैसे फैल्सीपेरा में तो छोड़ दिया है, जो बाकी वाइवेक्स हैं, ओवेल है, मलेरिया है, इनकी क्या है, इनकी एंटीबॉडी बहुत लाइफ लॉन्ग तक है, कई बार 5-5 साल तक अपने बॉडी में रहती है। तो मलेरिया एंटीबॉडी टेस्ट कभी भी करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका सिस्टम वैसे ही हो गया जैसे पहले, अभी आज से 3 साल पहले तक सब पेशेंट को अपन एंटीबॉडी टेस्ट करते थे, पॉजिटिव आता था तो उसका अननेसेसरी मलेरिया का ट्रीटमेंट चल जाता था, क्योंकि वो पॉजिटिव ही आएगा 2-3 साल तक। वाइवेक्स है, वाइवेक्स तो यूजली क्रोनिक होता है, उसमें एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनी रहती है बहुत लंबे समय तक। जैसे विडाल पॉजिटिव आता है वैसे ये भी पॉजिटिव आता था, इसलिए फिर एंटीबॉडी टेस्ट किट ही ऑब्सोलीट कर दी गई। तो अब एंटीबॉडी टेस्ट किट नहीं मिलती है, सिर्फ एंटीजन टेस्ट किट मिलती है, वो स्पेसिफिसिटी अच्छी है उसकी। चलो, ये पेशेंट को है क्लिनिकली आपको मलेरिया लग रहा है, पेशेंट के क्लिनिकल साइन या सिम्टम देख के आपको लग रहा है कि इसको मलेरिया हो सकता है। हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स आ रहा है, आपने देखा बिलोबिन भी थोड़ा बढ़ रहा है, टीएलसी आपका कम होते जा रहा है, और साथ में इसको प्लेटलेट भी कम हो रहे हैं, किडनी में भी यूजली बढ़ रहा है, तो आप मान लेते हैं उसको क्लिनिकल मलेरिया है। क्लिनिकल मलेरिया में मलेरियल एंटीजन टेस्ट किया अपन ने, मलेरियल एंटीजन टेस्ट किया, इसमें फैल्सीपेरम पॉजिटिव आया है। फैल्सीपेरम पॉजिटिव आया तो फिर 2 कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को जो फीवर का पैटर्न है, माइल्ड फीवर आ रहा है कि मॉडरेट टू सीवियर फीवर आ रहा है। मॉडरेट टू सीवियर कब बोलेंगे, जब उसको हाई ग्रेड फीवर है, 103 से ज्यादा फीवर आ रहा है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से फीवर आ रहा है, फीवर के साथ साथ उसको लिवर फंक्शन डिरेंज हो रहे हैं, किडनी फंक्शन डिरेंज आ रहे हैं, फीवर के साथ पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में भी जा रहा है, और या तो फिर सीजर आ गए हैं, या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिटेक्ट कर रहा है। तो ये सब सिम्टम्स आ जाएंगे मॉडरेट टू सीवियर के। ठीक है, तो मॉडरेट टू सीवियर में अपन को इंजेक्टेबल कॉम्बिनेशन चालू करते हैं। इंजेक्शन में 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आर्टिसोनेट चालू करोगे या क्यूनिन चालू करोगे, दोनों में से कोई भी है। क्यूनिन रेजिस्टेंस केसेस में ज्यादा देते हैं अपन, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, दोनों का इफेक्टिविटी लगभग बराबर है। क्यूनिन को ज्यादातर रेजिस्टेंस केसेस में तब देते हैं जैसे पहले अपन ने ओरल में उसको आर्टिसोनेट दे चुके हैं, तो फिर अपन इंजेक्टेबल में क्यूनिन चालू कर देते हैं, ओरल से रिस्पॉन्स नहीं पड़ता है। और अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो दोनों में से कोई सा भी दे दो। क्यूनिन के देने में यह है कि क्यूनिन में लगातार इन्फ्यूजन देना पड़ता है टीडीएस में, इसमें इसलिए उसको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। क्यूनिन से हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, सीवियर हेडेक भी होता है, कई बार रिएक्शन भी होती है, इसलिए क्यूनिन को अपन थोड़ा सा अवॉइड करते हैं देने के लिए, जब तक कि पेशेंट को बहुत रेजिस्टेंस ना हो। अब जो है आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन, आर्टिसोनेट में क्या देते हैं, अपना ट्रीटमेंट है आर्टिसोनेट है, इसका डोज कितना होता है, एडल्ट डोज जो है 120 मिलीग्राम देते हैं स्टेट, उसके बाद 12 घंटे के बाद 120 मिलीग्राम, उसके बाद 24 घंटे के बाद 120 मिलीग्राम, उसके बाद फॉर ओडी 120 मिलीग्राम फॉर 3 डेज। ये इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। 120 स्टेट, फिर 120 12 घंटे के बाद, फिर 120 24 घंटे के बाद, फिर 120 ओडी फॉर 3 डेज। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आर्टिसोनेट का। क्यूनिन का पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है ऑलमोस्ट 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट टीडीएस का इसका डोज होता है। इन्फ्यूजन में देते हैं, ड्रिप में लगा के ड्रिप में देना पड़ता है इसको। तो ठीक है, तो अपन को एक है कि अपन ने क्लिनिकली मलेरिया देखा है, फैल्सीपेरम पॉजिटिव आ रहा है, मॉडरेट टू सीवियर के आपको साइन मिल रहा है, तो आपको इंजेक्टेबल चालू करना है। इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन ये अपन प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये इजिली है लेने के लिए, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। क्यूनिन भी दे सकते हैं अगर पेशेंट को सीवियर केसेस में। इसके बाद अगर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, माइल्ड है पॉजिटिव आता है, तो फिर अपन को या तो अपन को ये जो बताया तुमने आर्टीमीथर है, इमोल दे सकते हैं, IM OD फॉर 3 डेज, या इसके अलावा कई दूसरी ड्रग्स भी हैं। इसमें आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी बोलते हैं, ACT। इसमें क्या है, आर्टिसोनेट प्लस ल्यूमेफेंट्रिन आती है, यही अपन देते हैं, और ल्यूमरेक्स नाम से आती है जो है ना, ल्यूमरेक्स 80 आती है और एक 40 आती है। एडल्ट डोज 80 है, बच्चों में 40 देते हैं। कॉम्बिटर फोर्ट यही कहते हैं। हाँ, कॉम्बिटर फोर्ट ABB आती है, वो भी यही है, आर्टिसोनेट प्लस, यही आजकल स्टैंडर्ड यूज हो रही है। इसके अलावा जो ड्रग्स है वो थोड़ा सा उसमें रेजिस्टेंस आ चुका है, इसलिए अपन देते नहीं है। इसके अलावा भी कोई है, एक सल्फापाइरिमिथामाइन आती है, इसके साथ क्लिंडामाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है,
इन सबको कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हो, क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सल्फोपाइरिमिथामाइन, और अपना कौन सी है लैरिएगो, कौन सी क्लोरोक्विन। इन सब पे लेकिन रेजिस्टेंस डेवलप ज्यादा हो गया है, इसलिए अपन यही ड्रग यूज कर सकते हैं। अगर इनमें अगर आपको ऐड करना है तो क्लिंडामाइसिन ऐड कर दो, ठीक है। क्लिंडामाइसिन है एंटी मलेरियल इफेक्ट है उसका, देते हैं। तो अब पॉजिटिव अलग कर देते हैं, ठीक है। फैंसीपिरम नहीं आया हो, ठीक है। फैंसीपिरम नेगेटिव आ गया है, तो फैंसीपिरम नेगेटिव आ गया तो अपन दूसरे कॉजेज में सर्च करेंगे। अदर मलेरिया मतलब ओवेल, बाइवेक्स मलेरिया तो नहीं है, तो ओवेल के लिए अपन ने टेस्ट कर लिया। ओवेल अगर पॉजिटिव आया है तो ओवेल के ज्यादा चांस होंगे क्या कि वो माइल्ड ही होगा। ओवेल के जो सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर में चांसेस इसके 1 to 2% ही होते हैं, जहां तक कि जो फैंसीपिरम है वो 5 से 10% तक सीवियर में आ जाता है। तो इसके 1 to 2% चांसेस ये हैं कि वो मॉडरेट टू सीवियर में आएगा। मॉडरेट टू सीवियर में अगर आता है तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही चलेगा जैसा फैंसीपिरम में चल रहा है। लेकिन ज्यादातर ये माइल्ड केसेस में है, इसमें आपको क्लोरोक्विन दे सकते हो, इसमें क्लोरोक्विन इफेक्टिव है ओवेल और मलेरियस में। क्लोरोक्विन दे सकते हो, साथ में आप सल्फोपाइरिमिथामाइन दे सकते हो, क्लिंडामाइसिन दे सकते हो, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो। लेकिन अपन इन सबको दिमाग नहीं लगाते, अपन सिर्फ आर्टिफिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी दे देते हैं ल्यूमिनेक्स 1 की लो डोज। उसका डोज क्या रहता है? बीडी फॉर 3 days। किट ही आती है उसकी तो 6 सेपरेट, तो किट आती है, बीडी फॉर 3 days दे दो, सिंपल खत्म का, और कुछ करना ही नहीं इसमें। इसके अलावा ये है कि जो इसमें जो वाइवेक्स होता है ये जल्दी रिलैप्स कर देता है। रिलैप्स को ठीक करने के लिए इसमें देते हैं प्राइमाक्विन, प्राइमाक्विन देते हैं ओडी फॉर 21 days। इससे क्या होता है, बार बार मलेरिया नहीं होगा उसको। लीवर में स्टोर हो जाता है सर। हाँ, वो लिवर में स्टोर, वो गैमेटोसाइट्स होते हैं, गैमेटोसाइट्स उसके स्टोर बने रहते हैं लिवर्स और आरबीसी में, तो बार बार रिलैप्स हो सकता है। रिलैप्स को ठीक करने के लिए प्राइमाक्विन देते हैं ओडी फॉर 21 days। मलेरिया डीएस नाम से आती है टैबलेट। देखो ये तो हो गया अपना यहाँ तक। अब आते हैं अपन नेगेटिव पे। अब आपको क्लिनिकली मलेरिया लग रहा है, मलेरियल एंटीजन टेस्ट आपने सब टाइप के कर लिए, कोई भी नहीं आया, नेगेटिव आया। अब क्या कंडीशन आ सकती है? अब दो चीजें हो सकती है, या तो पेशेंट सीवियर में है या तो माइल्ड है। अगर पेशेंट सीवियर में है, सीवियर में मतलब ये पेशेंट को फीवर हाई ग्रेड आ ही रहा है कंटिन्यूसली, लिवर और हेपेटिक प्रोफाइल डिरेंज हो रहे हैं और उसके हीमोग्लोबिन घट रहा है, प्लेटलेट घट रहा है, ये सब जो कंडीशन है ये सब किसी भी वायरल एक्यूट सीवियर वायरल इन्फेक्शन में भी मिलती है, ठीक है ना। सेम कंडीशन डेंगू फीवर विथ डेंगू होगा और दूसरे फीवर्स हैं, दूसरे फीवर जो भी है कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, सब में मिलेगी ये कंडीशन। अगर ऐसी आ रही है और आपके पास फिलहाल के लिए कोई डायग्नोसिस नहीं बनी है तो इसका क्राइटेरिया है कि आपको स्टार्ट करना है एंटी मलेरियल, चाहे आप इंजेक्टेबल ही चालू करनी है। इसमें तो पेशेंट ओरल लेने वाला कंडीशन में होगा भी नहीं, तो आपको स्टार्ट कर दो एंटी मलेरियल। इसमें ये हमने दिया है, पेशेंट सीवियर हाई ग्रेड फीवर में आता है तो अपन एंटी मलेरियल चालू कर देते हैं, प्रोफाइलेक्टिक चालू करते ही हैं, सब केसेस में करते हैं। आर्टिसनेट हमने दिए हैं, कई लोग कई मतलब अभी भी दे रहे हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एटलीस्ट अपने पास क्लिनिकल मलेरियल एंटीजन टेस्ट की कोई सेंसिटिविटी 100% तो है नहीं, ठीक है, लेकिन पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसलिए अगर पेशेंट को मलेरिया होगा तो स्टार्ट कर देंगे एंटी मलेरियल, तो उससे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप उसको एंटी मलेरियल स्टार्ट कर दो। मीनवाइल आप अदर जो कॉजेज हैं उसको इन्वेस्टिगेट करते रहो, डेंगू प्रोफाइल करा लो उसका, डेंगू के अलावा जो अदर वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्क्रब टाइफस हो सकता है, स्क्रब टाइफस का टेस्ट करा लो, और दूसरे टेस्ट अगर कुछ मिल रहा है आपको और कोई कॉज तो आप वो टेस्ट करा लो। लेकिन आपको एंटी मलेरियल तो साथ में चालू कर ही देना है स्टार्ट से। मलेरिया बना एंटीवायरल, मलेरिया तो ठीक होगा नहीं, वो और कॉम्प्लिकेट कर देगा। ये सीवियर है मतलब आप मान रहे हो कि उसको सेरिब्रल मलेरिया हुआ है, सेरिब्रल मलेरिया आप उसको नहीं दोगे तो पेशेंट थोड़ी देर बाद एक्सपायरी हो जाएगा। तो ये है, इसमें अपन देते हैं। ओरल में माइल्ड केसेस में लिखा है, माइल्ड केसेस अगर आ रहा है नेगेटिव है, आपको क्लिनिकली लग रहा है तो भी आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लो अदर कॉजेज के लिए। लेकिन सीवियर केसेस में देना है आपको, ये जरूरी है ना। तो ये अपन ने भी देते हैं। पेशेंट जो है अगर एडमिट है आपके पास, परसिस्टेंट फीवर उसको आ रहा है, फीवर के साथ साथ आप देख रहे हो कि उसका टीएलसी है वो बढ़ नहीं रहा, टीएलसी बढ़ रहा है मतलब आप सोचोगे बैक्टीरियल कॉज है, टीएलसी नहीं बढ़ रहा है, टीएलसी नॉर्मल आ रहा है, प्लेटलेट थोड़े से कम आ रहे हैं, साथ में आपको लिवर और किडनी प्रोफाइल अगर डिरेंज हो रहा है, हेपेटोमेगेली मिल रही है, स्प्लीनोमेगेली मिल रही है, ये सब क्लिनिकल मलेरिया के साइन है। तो ये सब चीजें मिल रही हैं, आप क्लिनिकली सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर दो एंटीमलेरिया। कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आपने क्यों किया, तो क्लिनिकल मलेरिया अपने आप में एक टर्म है जिसमें आप चालू कर सकते हो। ट्रीटमेंट प्रोफाइल सबको क्लियर हो गई ना, ट्रीटमेंट किसको देना है किसको नहीं देना, ये बहुत क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की वाली जरूरत नहीं है। वो अगर चार्ट को याद रखोगे तो ट्रीटमेंट बहुत आसान रहेगा। आजकल तो सब प्रिपरेशन आ रहा है, प्रिपरेशन क्या कहते हैं, चार्ट मतलब किस में देना है, कौन से पॉजिटिव में कैसा देना है ट्रीटमेंट, वो ज्यादा जरूरी है।
तो ये है कि आपको क्लिनिकल मलेरिया अगर माइल्ड है तो माइल्ड लेवल में आप क्लिनिकल मलेरिया में ट्रीटमेंट तब तक नहीं दोगे जब तक आपको पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। अगर सीवियर में जा रहा है, सीवियर में परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, परसिस्टेंट उसके देख रहे हो लिवर किडनी प्रोफाइल डिरेंज आ रहे हैं और जो टिपिकल जो मलेरिया की पिक्चर आती है वो आ रही है, तो आप इंजेक्टेबल चालू कर सकते हो।